आज हम देखेंगे आकृति 2.18 संसार भूपट्टिका भूकंप का क्षेत्र और ज्वालामुखी। अपना जो दूसरा पार्ट शुरू है आंतरिक हलचलें। आंतरिक हलचलें में हम देखेंगे भूपट्टिका भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में हमने पढ़ा, साथ ही साथ भूकंप क्षेत्र, भूकंप कैसे होता है ये भी हमने देखा। आज हम देखेंगे भूपट्टिका। ठीक है, भूपट्टिका ये जो आपको एक मैप दिया हुआ है संसार पूरे वर्ल्ड का है इसमें, तो इसमें वर्ल्ड में भूपट्टिकाएँ कहाँ पे हैं, भूकंप के क्षेत्र एवं ज्वालामुखी यहाँ पे लोकेट किए हुए हैं। देखिए जैसे भूपट्टिका ह्रास सीमा, इसके लिए ब्लैक कलर की आड़ी लाइन आपको खींची गई दिख रही है। ये लाइन आपको जहाँ पे दिखेगी तो हमें समझना है कि भूपट्टिका ह्रास की सीमा यहाँ से है। ठीक है, भूपट्टिका निर्मित सीमा, अभी ये जो लाइन जहाँ से बनी हुई है यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये क्या हो गया आपका भूपट्टिका निर्मित सीमा। ठीक है, भूकंप क्षेत्र के लिए ऐसा बॉक्स दिया हुआ है डॉटेड वाला, डॉटेड पिंक कलर का बॉक्स जहाँ पे है, तो हम क्या समझेंगे भूकंप का क्षेत्र वहाँ पे है। कहाँ पे है ज़रा देखते हैं अपने मैप में। देखिए यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बना हुआ है ये वाला, तो ये क्या है भूकंप के क्षेत्र। ठीक है, और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के लिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है पिंक कलर का। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो जो ट्रायंगल्स है वो दिख रहे हैं, ज्वालामुखी की क्षेत्र कहाँ पे वो। ठीक है, ये मोना लाओ जो है लो वहाँ पे भी आपको वो वाला सिंबल दिख रहा है। इस प्रकार से हमें सूची के द्वारा वो समझना है हमारे मैप में। ठीक है, अभी आकृति 2.18 के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2.18 का आधार लेते हुए कुछ क्वेश्चन के आंसर हल करने की कोशिश करना है, तो वो हम देखेंगे। पेज नंबर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 2.18 का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए ऐसा बोला गया है। तो हम पहले प्रश्न देखते हैं कि जैसे मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें हमारे मैप में ढूंढना है वो चीज़, यहाँ पे आपको वो चीज़ ढूंढना होगा। यहाँ पे देखिए प्रमुख भूपट्टिकाओं के नाम, जैसे प्रशांत भूपट्टिका दिखाई देगा आपको यहाँ पे, उत्तर अमेरिका भूपट्टिका, दक्षिणी भूपट्टिका, यूरेशिया भूपट्टिका, अफ्रीका भूपट्टिका, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये नाम आपको लिखना है। अंटार्कटिका भूपट्टिका और भारत ऑस्ट्रेलिया भूपट्टिका, यहाँ पे आपको वो चीज़ दिखेगी। ये भूपट्टिकाएँ सब यहाँ पे दिख रही है। अन्य भूपट्टिकाओं के नाम जो है वो कैरिबियन भूपट्टिका, कोकोस भूपट्टिका, नाज़का भूपट्टिका, सोमाली भूपट्टिका है और अरेबिया भूपट्टिका। ये नाम आपको वो प्रश्न के आंसर में लिखना है। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के किस ओर है, वहाँ पर कौन सा पर्वतीय प्रदेश है। इसका आंसर आपको लिखना है दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में है, पश्चिम की ओर है। उत्तर अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र निकट प्रशांत पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र के निकट एंडीज पर्वतीय प्रदेश है। एंडीज पर्वतीय प्रदेश आपको यहाँ पे ढूंढे तो दिखाई देगा, तो एंडीज पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से पर्वतीय प्रदेश में है। कौन से पर्वतीय प्रदेश में है ये, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में है। और हिमालय कहाँ पे है, इंडिया का जो मैप बना रहता है तो हम देखते हैं उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में भूकंप प्रवण क्षेत्र हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में है, ये आपको दिखाई देगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित है। कौन से प्रदेश में केंद्रित है, पूर्व की ओर के पर्वतीय प्रदेश में ज्वालामुखी केंद्रित है। उसका क्या कारण हो सकता है, इस क्षेत्र के निकट सोमाली भूपट्टिका जो है यह होने का कारण वो हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी का वितरण और भूपट्टिका सीमा, इनमें सहसंबंध ज्ञात कीजिए। मतलब भूकंप के क्षेत्र भी हम देखेंगे इसमें, ज्वालामुखी और भूपट्टिकाएं, इनमें सहसंबंध हमें दिखना है, को रिलेशन जो है वो ज्ञात करना है। तो भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी का वितरण मुख्य रूप से भूपट्टिकाओं के सीमावर्ती भाग में दिखाई देता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आकृति जो आपके सामने बनी हुई है, एक मैप दिया हुआ है, तो आकृति 2.18 के द्वारा हमने कुछ प्रश्न के आंसर हल करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी हम देखेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण।
अभी हम देखेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण 2.18 आकृति जो है उसका। तो 2.18 का अवलोकन करते हुए यह ध्यान में आएगा कि भूपट्ट सीमाओं का भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंध है। मतलब भूपट्ट की जो सीमाएं हैं वो और भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी क्षेत्र के संबंध है। बहुत सारे ज्वालामुखी इन सीमाओं पर है। उसी प्रकार हमने ज्वालामुखी के सिंबल्स देखे। हमारा जो ये आकृति जो है बनी हुई, ये मैप जो दिया हुआ है, इसमें देखो ये आकृति में हमें जैसे भूपट्टिकाएँ भी देखी, साथ ही साथ ज्वालामुखी का सिंबल हमने देखा है। देखो ये पिंक कलर के जहाँ पे दिख रहे हैं आपको, तो ये सब है ज्वालामुखी के क्षेत्र। देखिए दिख रहा है आपको। उसी प्रकार बहुत सारे ज्वालामुखी इन सीमाओं पर है। क्षेत्र का विस्तार भी इन सीमाओं के समीप भागों में दिखाई देता है। ये जो क्षेत्र का विस्तार है, भूकंप का जो क्षेत्र है उसका विस्तार बहुत बड़ा है और वो यहाँ इन सीमाओं पर समीप भागों में दिखाई देता है। भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में भूपटल जो है भूप्रदेश के भीतर जाता है, भूपटल के भीतर मतलब अंदर जाता है, तो उस स्थान पर भूपट्ट का विनाश होता रहता है। ऐसी सीमाओं को भूपट्ट विनाश सीमा कहते हैं। देखो ऐसी सीमाओं को कहते हैं भूपट्ट विनाश सीमा। भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है। देखो भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में भूप्रदेश जो है भूपट्ट के भीतर जाता है, अंदर खिसक जाता है, तो उस स्थान पर भूपट्ट का विनाश होता रहता है और ऐसी सीमाओं को भूपट्ट विनाश सीमा कहते हैं। जिन सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपटल तैयार होते हैं, ऐसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं जो है वो भूपटल में निरंतर होती हुई दिखाई देती है। मतलब भूपट्ट का विनाश होना और भूपट्ट तैयार होना, ये जो दो क्रियाएं दिखाई देती है। ज्वालामुखी के परिणाम देखिए। ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव एवं वित्त हानि होती रहती है। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, ज्वालामुखी का उद्रेक हमने देखा है, तो जीव तथा वित्त हानि होती है। महासागर में सुनामी की लहरें उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं? तो महासागर में ज्वालामुखी के कारण कभी कभी सुनामी लहरें भी निर्मित होती है। ज्वालामुखी का फटना, उसके कारण जीव हानि वित्त हानि होती है। ज्वालामुखी से बाहर आए धूल, धुआं, राख, गैस, जलबाष्प आदि घटक दीर्घ समय वातावरण में रहते हैं। ज्वालामुखी का जब उद्रेक होता है तो उससे बाहर जो धूल आती है, धुआं उठता है और राख की निर्मित होती है। गैस और जलबाष्प आदि घटक दीर्घ समय तक वातावरण में घुले हुए नजर आते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। पर्यावरण में असंतुलन निर्माण हो सकता है, संतुलन बिगड़ सकता है। ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है। कैसी भूमि बनती है? उपजाऊ। ज्वालामुखी की जो राख है तो उसके कारण भूमि जो है उसमें उपज की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब उपजाऊ भूमि बनती है। लावा रस से विविध प्रकार की खनिज संपदा भूपटल के ऊपरी सतह में आ जाती है। लावा रस जो है उसके कारण विविध प्रकार की खनिज संपदा भूपटल के ऊपरी सतह में आ जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से नई भूमि की निर्मित अथवा कभी कभी कोई द्वीप भी नष्ट हो सकता है। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो नए द्वीपों की निर्मित भी हो सकती है, भूमि की निर्मित, अथवा कोई द्वीप जो है मतलब जो आयरलैंड है वो नष्ट भी हो सकते हैं। मृत ज्वालामुखी मुख के पास वर्षा का पानी संचित होकर झीलें तैयार होती है। देखो मृत ज्वालामुखी जो है उसके मुख के पास वर्षा का पानी संचित हो जाता है और वो पानी जो है उसके कारण झीलों की निर्मित होती है। हमने झील वगैरह छोटी बड़ी झील आपने देखी होगी, तो इस प्रकार की झीलें भी मृत ज्वालामुखी के मुख के पास वर्षा का पानी संचित होने के कारण वो तैयार होती हुई नजर आती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक दिए हुए हैं। देखो भूकंप के परिणाम। अभी ये जब भूकंप होता है उसके परिणाम देखो, ये बड़ी बड़ी इमारत जो है वो ज़मींदोज़ होते हुए नज़र आ रही है। मतलब ये क्या है? हानि हो रही है यहाँ पे। उसी प्रकार सह्याद्री ज्वालामुखी के कारण तैयार हुए लावा के स्तर। देखो ये सह्याद्री पर्वत जो है ये ज्वालामुखी के कारण ही तैयार हुआ है। तो ज्वालामुखी के कारण तैयार हुए लावा का स्तर, लावा जो
फेंका जाता है बाहर और उससे ही अब पर्वतों की निर्मित होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत की मुख्य भूमि में के आग्नेय दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी भारत की मुख्य भूमि की आग्नेय दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, मतलब आयरलैंड का जो एक समूह है। इनमें बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। जो बैरन द्वीप है वहाँ पे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। ये ज्वालामुखी विगत अनेक वर्षों से प्रसुप्त मतलब शांत अवस्था में था। प्रसुप्त मतलब ये जो ज्वालामुखी था अनेक वर्षों से कैसे था, वो प्रसुप्त अवस्था में था, शांत अवस्था में था, परंतु फरवरी 2017 में से इस ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है और इस उद्गार में से धूल, धुआं, कीचड़ बाहर निकल रहा है। जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है तो इससे धूल, धुआं और कीचड़ इस प्रकार के जो पदार्थ हैं तो इस प्रकार के निकल रहे हैं और कुछ प्रमाण में लावा भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ज्वालामुखी के लिए। यहाँ पे अपना जो पाठ है वो पूरा हो गया है। क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। थैंक यू।